उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी यात्रा के दौरान उत्तराखंडियत पार्ट 2 किताब लॉन्च की, जिससे सियासी गलियारों में हलचलें मच गई हैं। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि हरीश रावत अपने बच्चों को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की तैयारी में हैं। और इस कड़ी में जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे भी तूल पकड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर जनता टीवी के संवाददाता अरुण सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। देखिए। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने न्याय यात्रा भी निकाली और बीच उन्होंने उत्तराखंडियत जो उन्होंने किताब लॉन्च की थी उसका पार्ट 2 भी जो है वो लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ ही प्रदेश में इन दिनों जो उत्तराखंड की राजनीति के दो सबसे बड़े जिन है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको लेकर के भी काफी सियासत जो है प्रदेश में वो गरमाई हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी जनता टीवी में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हाल ही में आपकी किताब जो उत्तराखंडियत आपने पहले भी निकाली थी, उसका पार्ट 2 आपने दोबारा निकाला है और लगातार आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं। लेकिन अगर ये जो उत्तराखंडियत की बात है, ये आपके व्यक्तिगत तौर पर है या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसका आपको पिछले लंबे समय से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो कुछ उत्तराखंड में विशेष है, जो उत्तराखंड में जो इसकी सार तत्व है, जो इसकी अलग अलग तरीके की पहचाने हैं, उनका जो समृद्ध स्वरूप है वही उत्तराखंडियत है। और उसको मैंने अपने विभिन्न लेखों के जरिए लाया हूँ। उसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया है और अभी और भी उसकी लॉन्चिंग होगी। और हम अभी उत्तराखंडियत के अगला सोपान जो है उसको भी पब्लिश करने जा रहे हैं। और ये 3 चरणों में है। जो उत्तराखंडियत मेरी सोच है, उसके एक चरण हमने लोगों के सामने रखा है, दूसरा चरण जल्दी आ जाएगा। तीसरे चरण के लिए मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, उसको मैं जो है, अब कितना समय लगेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन दूसरा चरण की हमने करीब करीब तैयारी पूरी कर ली। सर, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, पॉलिटिशियन भी है, तो राजनीतिक मायने क्या है इस उत्तराखंडियत के और इस जो आप किताब लगातार ला रहे हैं? यदि बहुत सीधी सी बात है कि भाजपा ने अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवादिता को कुछ उसकी सिल्वर कोडिंग की है। कहीं उसको धर्म के नाम पर, कहीं मुस्लिम विरोध के नाम पर, कभी किसी नाम पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता का एक उसकी कॉइनिंग की है। उसके जवाब में राष्ट्रीयता के साथ उत्तराखंडियत का समावेश करके, उत्तराखंडी संस्कृति का समावेश करके हम एक ऐसा हथियार बना सकते हैं, एक ऐसा अस्त्र बना सकते हैं जिससे हम भाजपाई अस्त्र जो हम जिसका प्रहार करके वो निरंतर हमको चुनाव में पराजित कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर सकते। जुम्मे की नमाज की छुट्टी की अगर बात की जाए, 2017 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठा। आज करीब 9 साल इस मुद्दे को हो चुके हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2022 में ये मुद्दा बना और करीब 3 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में इतने वर्षों के बाद भी आखिर क्या वजह है कि बार बार ये मुद्दे आपको उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा के बड़े झूठ हैं। जिन झूठों का जाल फेंक करके लोगों के मत को बदलने का काम किया और मत को बदल करके सत्ता में आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि त्रिवेंद्र सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई और धामी सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई। 2017 का झूठ है कि हरीश रावत ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। जुम्मे का मतलब मुसलमान की प्रार्थना के लिए छुट्टी कर दी। कानून
इजाजत नहीं देता है, संविधान इजाजत नहीं देता है। ना आप प्रार्थना के लिए छुट्टी दे सकते हैं, आप पर्व के लिए छुट्टी दे सकते हैं, जन्मदिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं, कोई और दूसरा सांस्कृतिक वो है उसके लिए आप छुट्टी दे सकते हैं। मगर आप किसी पूजा करने के लिए, मैं यदि हिंदू हूं, मैं कहूँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, नहीं दी जाएगी। कोई कहे मुझे बाइबल पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाए, नहीं दी जाएगी। कोई कहे मुझे गीता पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाए, संविधान उसकी इजाजत नहीं देगा। कोई कहे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, या नमाज पढ़ना चाहता हूँ उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये भाजपा ने एक खालिस झूठ, जो किसी भी सरकार के लिए करना संभव नहीं है, वो गढ़ा और जनता में के ऊपर फेंका, और हिंदुत्व का पुट दे करके लोगों से इस झूठ के सहारे मत हासिल किए। और आज 9 साल हो गए हैं, राज्य के अंदर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई संस्था, कोई सरकारी दफ्तर, कोई सरकारी कर्मचारी ये तो कहते कि मुझे शुक्रवार की छुट्टी का फायदा मिला, या कहीं कोई स्कूल बंद हुआ। और स्कूल इत्यादि बंद होंगे तो गजट नोटिफिकेशन के जरिए होंगे ना। तो कहाँ छुट्टी हुई, कहीं कोई तो बताए। तो ये भाजपा से हम कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा झूठ बोला 2017 में, तुम वो झूठ बताओ तो सही, कहाँ है वो, दिखाओ तो सही। और उससे बड़ा झूठ 2022 में बोल दिया। तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हिंदू यूनिवर्सिटी, ये संविधान बनने से पहले बनी है। संविधान के बाद कोई भी शिक्षण संस्था या कोई संस्था जो है धर्म के नाम पर खड़ी नहीं की जा सकती। तो कैसे कांग्रेस कहेगी? लेकिन इन्होंने कह दिया, तो हम कह रहे हैं वो बयान दिलाओ। हम उस पागल को देखना चाहते हैं, उस पागल को दिखाना चाहते हैं दुनिया को, जिसने वो झूठ बोल, जिसने कहा कि बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्योंकि आप संवैधानिक रूप से कानूनन में नहीं बना सकते किसी चीज को, और किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं किसने कहा, दिखाओ, लाओ। किसी यूट्यूब में है, किसी भी ट्यूब में है, किसी अखबार में है। हाँ, भाजपा के सोशल मीडिया में जरूर है। तो भाजपा का सोशल मीडिया तो फ्रॉडों और झूठों का अड्डा है। वो तो विकृत मानसिकता के लोगों का जमवाड़ा है। तो उससे तो राज्य को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज सब लोग कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट हो रही है, लूट हो रही है। अरे भाई, लूट नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि झूठ की सरकार है। झूठ के गर्भ से लूटी की सरकार तो पैदा होगी, और उसको ढकने के लिए फूट करेंगे। सर लेकिन सवाल ये है कि इतने वर्ष बीत चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं क्या ये आप झूठ बता रहे हैं कि ये झूठ है, तो कांग्रेस पार्टी इन झूठों को अब तक जनता के बीच में क्यों नहीं ले जा पाई? या कांग्रेस पार्टी इनको विफल रही है कहीं ना कहीं? क्योंकि 2022 में भी मैं भी तो कांग्रेसी हूँ, निरंतर कह रहा हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में तो पहले मैंने 50,000 का इनाम घोषित किया था। FIR लिखाई है हमने, कांग्रेस FIR लिखाने गई है, कांग्रेस ने FIR दर्ज करवाई है। क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो उसको जांच ही नहीं कर रहे, उसको जांच ही नहीं की। 50,000 से इनाम घोषित किया था, अब जो है 10 लाख तक पहुंचा दिया है। मेरी हैसियत नहीं है मांग करके दूंगा, मैं कह रहा हूँ 10 लाख दूंगा। लाओ, दिखाओ तो सही, वो बयान तो दिखाओ भाजपा वालों। लेकिन सर जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है कांग्रेस इस चीज को, ये झूठ है? लोग समझेंगे जब हम कहेंगे, आक्रामक तरीके से कहेंगे, और सब लोग मिल करके कहेंगे, तो जनता तक ये पहुंचेगी बात। और जिस दिन जनता तक ये बात पहुंच गई, तो भाजपा की पूरी विश्वसनीयता और उनकी चुनावी रणनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं जगह जगह मंदिरों में जा रहा हूँ, देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ तक कि महाबली, महापराक्रमी, महामानव,
महा भगवान हनुमान जी की शरण में भी गया, सिद्धबली जी की शरण में भी गया। तो मैंने उनसे भी प्रार्थना की, क्योंकि दुखी हूं, पीड़ित हूं, इसलिए उनके पास जाकर के कहा, हे भगवान मेरी पीड़ा ये है। मैंने दिखा, भगवान से कहा। सर, आपने न्याय यात्रा निकाली, इस आपकी इस यात्रा को देख करके अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चीजें उठ रही हैं भाजपा की तरफ से भी कि हरीश रावत जी अब इसलिए ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने बच्चों का प्लेसमेंट चाहते हैं, उन्हें टिकट दिलाना चाहते हैं। ठीक है, कौन बाप नहीं चाहेगा ना? क्या मैं बाप नहीं हूं? यदि मैं बाप हूं तो क्यों नहीं चाहूंगा? और मेरे बच्चे क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, काम नहीं कर रहे? आप किसी बच्चे को भी देख लीजिए, वो कांग्रेस के अंदर काम कर रहा है, कई कई वर्ष लगा दी है कांग्रेस के अंदर। मेरा लड़का आनंद जो है, जब पहला युवक कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष रहा प्रदेश का, और तब से जो भी पद पार्टी दे देती है उस पद पर चुपचाप काम करता है। हमने उसको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी नहीं लड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं लड़ा है, उसको कहीं और किसी पदाधिकारी के तौर पर भी, मतलब कोई दर्जा प्राप्त व्यक्ति के तौर पर भी नहीं रखा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तराखंडियत के विषय में मुझसे बेहतर सोच आनंद के पास है, और उसकी संगठनिक जो क्षमता है, उसने जो योग्यता दिखाई है, और वो योग्यता को आप किसी भी जिले में जाकर के मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके समय के जो भी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो आज कांग्रेस के आधार स्तंभ हैं, सभी जिलों के अंदर। यदि आप पूछेंगे उनसे कब से आप कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी बने, तो वो आनंद का नाम लेंगे। तो इसका मतलब है संगठन के अंदर अच्छे लोगों को पहचानने की आनंद के अंदर क्षमता है। 2013 में जब आपदा आई थी, दैवीय आपदा आई थी, आनंद पहले राजनीतिक व्यक्ति थे जो युवक कांग्रेस की टीम को लेकर के गुप्तकाशी और रामबाड़ा तक पहुंचे थे। पहले राजनीतिक व्यक्ति उत्तराखंड के। उनका बाप भी 18 घंटे के बाद किया था, और राहुल गांधी जी करीब 20 घंटे के बाद पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि, और पूरी युवक कांग्रेस की टीम पहुंची थी वहां, और उस क्षेत्र में काम किया उन्होंने। यदि आज भी आप पूछेंगे उस क्षेत्र में आनंद के साथ जिन्होंने गांव जाकर के काम किया, वो लोग आज भी दिखाई देंगे। तो प्रतिभा है, तो ये यदि वो अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं थोड़ी रोकूंगा। और बाप के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको आशीर्वाद दूं। बाकी यदि जनता उपयोगी समझेगी तो जनता उनके साथ खड़ी होती है, तो राजनीतिक दल अपने आप उनका मूल्यांकन कर मूल्य समझ लेंगे। बाप को करने की क्या जरूरत है? हाँ, जिनकी जमीनें फिसल रही है, अब कई लोग हैं, उन्हें काम तो कुछ किया नहीं। अब उनसे लोग कह रहे हैं तुम 9 साल से एमएलए हो, जैसे श्री विनोद हैं, उनसे लोग कह रहे हैं भाई साहब आपको इतने साल से आप एमएलए हैं, लेकिन ये जितने काम यहाँ हुए हैं तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, ये तो सब उन 3 साल के काम हैं जिस समय हरीश रावत राज्य का मुख्यमंत्री था। तो नए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, बस नया तो केवल इतना दिखाई दे रहा है कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र को कूड़ा घर बना दिया है। सबसे ज्यादा भराव की समस्या का सामना आज उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र को करना पड़ रहा। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी चिंता हो रही है, उनको लगता है कहीं आनंद इधर ही तो नहीं आ जाता करके, तो इसलिए उनको घबराहट है। लेकिन हम कहीं, न मेरा बेटा पार्टी के ऊपर किसी को थोपना, न मैंने कभी अपने बच्चों को ऊपर थोपा। हरिद्वार के अंदर भी अनुपमा उस क्षेत्र से लड़ी जिस क्षेत्र से कोई आवेदक नहीं था और जिससे कांग्रेस कभी नहीं जीती। उसने अपनी मेहनत परिश्रम से उस क्षेत्र को जीता, चुनाव, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया।
नंबर वन। लोकसभा के चुनाव में हर बार से कोई स्थानीय व्यक्ति, हम तो कह रहे हैं कोई स्थानीय व्यक्ति कहीं से भी आवेदक है, वो कहता है और उसमें कुछ जीतने की क्षमता है, पार्टी कहती है, तो पहला हक उनका। हमने कभी अपना पहला हक नहीं माना, और जहां हमारा पहला हक बन सकता था वहां हमने दूसरों को अवसर दिया। पहले यूकेडी के लोगों को साथ लाने के लिए अपने घर के क्षेत्र से मैंने यूपीडी के जो समय संगठन के महामंत्री थे उनको टिकट दिया, और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री है। तो सर अब क्या माना जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप धर्मपुर विधानसभा सीट से अपने सबसे छोटे बेटे अनंत रावत की पैरवी करते हुए दिखाई देंगे? कतई नहीं, कतई नहीं। मगर हरीश रावत की एक आदत है, यदि कोई बहुत ज्यादा की करेगा ना, तो फिर देखेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आपने बातें की कि जो गलतियां उस वक्त पार्टी से हुई है या हमसे हुई है वो 2027 में नहीं दोहरानी चाहिए, चाहे वो गुटबाजी हो या फिर अन्य चीजें हो। तो इसको लेकर आगे किस तरीके की तैयारी पार्टी की तरफ से की जाएगी, जो वो क्या ऐसी गलतियां रही कि अब 2027 में उनको ना दोहराया जाए? देखिए, कुछ रणनीतिक चूकें हुई होंगी ना, नहीं तो क्यों हारते। लोग कह रहे थे कांग्रेस जीतनी चाहिए, जीते। कोई निर्णय गलत हुए होंगे, कुछ चयन गलत हुए होंगे, कुछ ऑपरेशनल जो हमारा प्लान था वो उसमें गलती रही होगी, कुछ तो गलतियां रही होंगी ना, नहीं तो जीते जीते क्यों हार जाते। इसलिए घर के एक बुजुर्ग के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं कहूं लोगों से कि हे कांग्रेस के दोस्तों, यदि 2027 नहीं दिखाई दे रही है, जो गलती तुम समझते हो हुई है 2022 में, उसको दुरुस्त करो और 2027 में वो गलती नहीं करनी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, और साफ तौर पर इन्होंने तमाम विषयों को लेकर के प्रमुखता से अपनी बात रखी है, और आगे अब जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है, इस उनके बयान के बाद अब किस तरीके की राजनीति आगे प्रदेश में देखने को मिलती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुन सैनी, जनता टीवी, देहरादून।